नमस्कार दोस्तों, एआईबीसीए टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस चर्चा के विषय में, चर्चा थैंक यू। के टाइम में समय जी आज का जो विषय है वो ये है कोविड-19 महामारी की आड़ में पाठ्यक्रम कटौती का देश की मूल भावना पर प्रभाव। साथियों, जो है अभी हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने कहा था कि जो है छात्रों का जो है पेंडेमिक जो हुआ है, उनको जो पेन हुआ है, तो इस तरह से जो है उनका कुछ सिलेबस की कटौती कर दिया जाए, 1/3 सिलेबस को हटा दिया जाए, एक मतलब ये 30% पाठ्यक्रम को हटा दिया जाए। तो वो पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। तो कौन-कौन से विषय हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, कौन-कौन सा मैटर है जो हटाया गया है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हमारे पैनलिस्ट उपस्थित हैं। परम आदरणीय, परम सम्मानित डॉक्टर संतन कुमार जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महिला डिग्री कॉलेज गाजीपुर में हैं। और इसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय के पटेल जी, जो पीजी कॉलेज गाजीपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो है सामाजिक चिंतक जो हैं आरपीएस हरित जी हमारे बीच में उपस्थित है आज की विषय पर चर्चा करने के लिए। आरपीएस हरित जी बहुत दिनों से बहुजन मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं और बहुजनों की जो है चिंता का उनको रहता है। आरपीएस हरित जी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है जो बहुजन का आंदोलन है उसको सशक्तिकरण की ओर आपका बहुत बड़ा भारी कदम है। तो इस विषय पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं आदरणीय के पटेल जी को, जो आज के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आदरणीय के पटेल जी, कोविड-19 महामारी की आड़ में पाठ्यक्रम कटौती का देश की मूल भावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी पटेल जी। सर थैंक यू डॉक्टर जी सिंह सर। एक बार आपने फिर से अपने चैनल पर हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आज हमारे बीच जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं, बुद्धिजीवी गण बैठे हैं, मैं उन सबको भी तहे दिल से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर आज का आपका टॉपिक देख करके जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पर दुख व्यक्त करूं, जी मुस्कुराऊं या मौन रह जाऊं और देखूं आगे और होता है क्या क्या। जी जी क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटीज हमारी सरकारें कर रही हैं या हमारे देश में हो रही हैं, जी उन एक्टिविटीज से, उन क्रियाकलापों से ना जाने क्यों मन अंदर ही अंदर बहुत खिन्न है। जी सर एक बहुत पुराना गाना है फिल्म का, हम सभी लोग जानते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जी आगे की लाइन सब लोग जानते हैं। मेरी दिलचस्पी जो है उन लाइनों में नहीं है, मेरी दिलचस्पी जी हिंदी फिल्म के इसी गाने पर है। मैं आगे की लाइनों को खुद जोड़ देता हूं। जी हालांकि मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आगे की कुछ लाइनें अपनी तरफ से जोड़ी हैं, जो भी के रचनाकार हैं मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मजबूरन आज के हालात को देखते हुए पता नहीं क्यों मुझे मेरे मन से एकाएक ये लाइनें निकल गई। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं वो लाइनें आपको सुनाऊं। दो लाइनें जी। सर लाइन है, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, हरकतें हो रही हैं बड़ी कायराना। जी जी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, हरकतें हो रही हैं बड़ी कायराना। और ये लाइन जो आगे हम कहने जा रहे हैं वो आपकी तरफ से है, उठो जागो है सबको जगाना, वरना ना होगी जमी न सिर पे छत, ना ये इंसानियत का ताना बाना। जी हरकतें हो रही हैं बड़ी कायराना। आप कह रहे हैं कि उठो जागो और सबको जगाओ भी, जगाना भी है, नहीं तो क्या होगा, एक बहुत बड़ी जनसंख्या का 85% जनसंख्या का वही हाल होगा जो 400-500 साल पहले हाल था। न छत होगी सर पे, न पैरों के नीचे जो है जमीन होगी, ना कोई इंसानियत का ताना बाना होगा। जी हो सकता है कि आप हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा
जिससे हो सकता है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचाने में कुछ हद तक कामयाब हों। जैसे मैंने एक्टिविटीज की बात की कि गवर्नमेंट द्वारा की जा रही कुछ ऐसी एक्टिविटीज से हमारा मन खिन्न है। हमारा क्या, बहुत सारे ऐसे जो समाजसेवी हैं या बहुत सारे ऐसे जो शुभ चिंतक हैं, दलितों के, वंचितों के, असहायों के, उनका भी मन खिन्न है। एग्जाम्पल तौर पे, क्योंकि मैं जिस विभाग से, जिस व्यवसाय से ताल्लुकात रखता हूं, मैं उन्हीं समस्याओं को लेकर के आगे बताता हूं, वो एक्टिविटीज को शामिल करता हूं। जैसे पेंशन मूवमेंट का एक रिमूव कर देना, जानते हैं कि कितना बड़ा जो है आघात एक बड़े वर्ग के बुढ़ापेपन पे हुआ है। उनकी लाठी छिन गई, उनकी आंख की रोशनी चली गई, उनकी दवा दारू छिन गई एक झटके में। जो रिजर्वेशन का मुद्दा है उसको किस किस तरह से जो है कमजोर किया जा रहा है। हम उसे रिजर्वेशन हालांकि नहीं कहते हैं, उसे रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा कहते हैं। उसको किस किस विधियों से, किन किन विधियों से कमजोर किया जा रहा है, आप इसको देखिए, इस एक्टिविटीज पे गौर करिए। इसके बाद किस तरह जॉब्स, जो नौकरियां हैं, उनको किस तरह खत्म किया जा रहा है, या जो हैं उनमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों को बिठाया जा रहा है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे मन को खिन्न कर देते हैं। इस तरह से बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आना चाहता हूं अब जिस व्यवस्था पर वार हुआ है, जिसे हम एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को पर जिस तरह वार किया जा रहा है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करके लोगों को उनके मूलभूत व्यवसाय की तरफ वापस करने की बात कही जा रही हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है उसको जो है बढ़ा के मास्टर से पीएचडी करके एक गरीब घर के बच्चे को प्रोफेसरशिप में आने से वंचित कर देने की बात हो रही हो, चाहे आज का जो मुद्दा है आपका सिलेबस की कटौती की बात हो। सर, ये सारे मुद्दे बहुत ही भयावह हैं और बहुत ज्यादा इनका आगे आने वाले कल में प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तो हमें बहुत छोटी सी घटना लग रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने नागरिकों को बौद्धिक रूप से मजबूत कर सकते हैं और बौद्धिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। अगर उचित शिक्षा दी जाएगी तो हमारे देश का हर नागरिक बौद्धिक रूप से मजबूत होगा, और जो बौद्धिक रूप से मजबूत होगा तो अपने हक, अधिकार और अपनी जो उसके अधिकार हैं, जो उसको चाहिए, उसकी डिमांड करेगा, मांग करेगा। और अगर वो बौद्धिक रूप से कमजोर है तो चाहे उसे 1000 हाथियों का बल हो, और उसे आप जो है क्या कहते हैं, वो क्या डिमांड करेगा, आपको उसे कंट्रोल करने में बड़ी आसानी होगी। यानी कि सीधी सीधी भाषा में कहें तो उसे गुलाम बनाने में आसानी होगी। अगर बौद्धिक रूप से कोई कमजोर है तो उसे गुलाम आसानी से बनाया जा सकता है। और बौद्धिक रूप से कमजोर कैसे हो सकता है कि उसे शिक्षा के माध्यम से उचित शिक्षा ना दे करके उसे अनुचित शिक्षा दी जाए या उसे शिक्षा से वंचित रखा जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज शिक्षा पे जिस तरह से वार हुआ है, या शिक्षा में के कुछ विषयों पर, जो विषयों पे कटौती हुई है, 30% विषयों जो है विषय पर 30% कटौती हुई है, उसकी बात आज उठी है, आपके द्वारा उठाया गया है। एक तरीके से जन चेतना का काम आप कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि 9वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति यूनिट से संविधान की संरचना, लोकतंत्र का अधिकार का टॉपिक दिया गया है। जी संविधान की संरचना। जी पटेल जी, आपकी बात सही है। आप इसको एक दोबारा से शुरू बताइए, क्या क्या कटौती हुई, शुरू कौन कौन सी कटौती हुई है? मैं राजनीतिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति यूनिट से, लोकतांत्रिक राजनीति यूनिट से 9वीं कक्षा से संविधान की संरचना और लोकतांत्रिक अधिकार का टॉपिक निकाल दिया गया है, या कहिए डिलीट कर दिया गया है। बहाना क्या है? कोविड-19 महामारी के कारण विद्यार्थियों पे लोड करना है।
अब आज 10वीं कक्षा में कुछ मूल भूत जो टॉपिक हैं उन्हीं पे जो हमारे जो है क्या कहते हैं जो हो जाता है जो जी हम आवाज अपनी एक बार आवाज चेक कर लीजिए प्लीज, आवाज चेक बात कर कर लीजिए, आवाज एक बार चेक कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो जी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, इसको विस्तार से बताना। जी आवाज आपकी गड़बड़ कर रही है थोड़ा सा। हेलो अब आई जी आवाज? हाँ ठीक थोड़ा सा और आगे हो जाइए। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, मैं बात करते हैं। तो हाँ, हमने ये बताया सर कि 9वीं कक्षा से संविधान की संरचना और लोकतांत्रिक अधिकार का टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है। 10वीं की कक्षा से सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति यूनिट से लोकतंत्र एवं विविधता का चैप्टर खत्म कर दिया गया है। लिंग धर्म व जाति का चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। लोकप्रिय संघर्ष व आंदोलन का चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। जी हेलो हाँ हेलो जी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी सुन पा रहे हैं। हाँ, तो 11वीं कक्षा से कि पहले पेपर से सर फेडरलिज्म संघवाद का चैप्टर हटा दिया गया है। स्थानीय सरकार की जरूरत का चैप्टर हटा दिया गया है और स्थानीय विकास का चैप्टर जो है उसके साथ में वो भी हटा दिया गया है। दूसरे पेपर से सिटीजनशिप यानी नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता का चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। अब इसी तरह सर 12वीं के जो है कक्षा के में आइए। 12वीं की कक्षा में पॉलिटिकल साइंस से भारत में सामाजिक और नए सामाजिक आंदोलन वाला चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो उसका चैप्टर था वो भी हटा दिया गया है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार के बारे में जो बच्चे पढ़ाई करते थे उनके संबंध के बारे में पढ़ाई करते थे वो चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। योजना आयोग एवं पंचवर्ष योजनाओं का चैप्टर खत्म कर दिया गया है। भारत के आर्थिक विकास के परिवर्तन की प्रकृति का चैप्टर खत्म कर दिया गया है। समकालीन विश्व की सुरक्षा, विश्व में सुरक्षा का चैप्टर खत्म कर दिया गया है। अब सर मेरी दिलचस्पी जो है या कहिए कि मेरी चिंता जो है इसलिए नहीं है कि आपने चैप्टर खत्म किया है। जो चैप्टर है, जो कोर्स है, उसमें आपने इन चैप्टर को किस मानकों के आधार पर या किस फार्मूले के आधार पर या किस सोच के आधार पर या किस गाइडलाइन के आधार पर आपने इन चैप्टरों को चुना कि ये बाकी चैप्टरों से निम्न हैं, इनकी जरूरत कम से कम है और आपको लगा कि अनुपयोगी हैं और ये बोझ के रूप में हैं और आपने हटा दिया? जी। अब इसमें समझने की बात है सर, इस समय एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है कोविड-19। 2 मिनट सर टाइम और लेंगे आपका, हम समझाने की कोशिश करेंगे क्यों हटाया गया है। मेरी जो समझ कोविड-19 इसमें एक बहुत बड़ा, इस बीमारी को रोकने के लिए या रोकथाम के लिए एक बहुत बड़ा टैक्टिक है, स्ट्रेटजी है, चेन ब्रेक। सब जानते हैं चेन ब्रेक। अब चेन ब्रेक, वही चेन ब्रेक की स्ट्रेटजी यहां लागू की गई है। वो चेन ब्रेक क्या है? आप जानते हैं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को मिला करके अगर ऑल ओवर इंडिया के बच्चों की बात किया जाए कि टोटल बच्चे कितना बैठते हैं तो उन बच्चों की संख्या 5 से 6 करोड़ होती है। और ये बच्चे जब इन चैप्टर के बारे में, इन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, बीच में चेन ब्रेक हो जाएगा। हेलो, आवाज आ रही सर? जी आवाज आ रही है। हेलो जी तो कहने का मतलब क्या है कि जी सर, तो ये चेन ब्रेक हो रहा है सर। जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चेन ब्रेक हो रहा है, ये चेन ब्रेक हो रहा है जो इस तरह से हटाया गया है। प्लीज कंटिन्यू, संक्षेप में अपनी बात खत्म हाँ, ये चेन ब्रेक हो रहा है। और अब बताएं, हम बताना चाहेंगे चेन ब्रेक क्यों किया जा रहा है बीच में। सर अभी एक बहुत बहुचर्चित एक्ट आया था, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। सिटीजन इन अमेंड एक्ट जब आया
तो किस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी या बर्निंग इश्यू कौन सा पॉइंट था? वो था सिटीजनशिप। जी जी कौन था? सिटीजनशिप। और डिबेटेबल टॉपिक सबसे ज्यादा कौन था? सिटीजनशिप। हर लेवल पर, हर तबके पे, गांव में, शहर में, राज्य में, देश में, सेंटर में, स्टेट में, हर जगह चर्चा क्या हो रही थी? सिटीजनशिप की। गवर्नमेंट ने क्या काम किया? रिजल्ट क्या आया? सिटीजनशिप का चैप्टर खत्म, रिमूव कर दिया। जी जी उससे और नीचे आइए थोड़ा सा। सिटीजनशिप एक्ट के दौरान बहुत सारे राज्यों ने, कई राज्यों ने सिटीजनशिप एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करने का प्रपोजल पास किया, रेजोल्यूशन पास किया, और उस रेजोल्यूशन का रूलिंग पार्टी ने विरोध किया। और विरोध के दौरान फेडरलिज्म का अपनी अपनी तरह से दोनों पार्टियां, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी अपनी तरह से, अपने अपने तरीके से, अपनी तरफ से परिभाषित किया। चर्चा में शब्द कौन सा आया? फेडरलिज्म आया। और क्या आया? राज्य सरकारें आई। और क्या आया? राज्य सरकार की जरूरतें आई। और क्या बातें आई? लोकतंत्र व विविधता की बात आई उसमें। तो नतीजा क्या हुआ सर? फेडरलिज्म का यानी संघवाद का चैप्टर रिमूव कर दिया गया। स्थानीय सरकार की जरूरत का चैप्टर रिमूव कर दिया गया। विविधता एवं लोकतंत्र का चैप्टर रिमूव कर दिया गया। अब और नीचे आइए, बातें हो रही थी, सीए आया। सीए आने के बाद क्या हुआ? मूवमेंट शुरू हुए, आंदोलन शुरू हुए। जब ये आंदोलन शुरू हुए तो इन आंदोलन को प्राणवायु या कहीं रही थी। संविधान का ग्रंथ लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे। और क्या, पुराने जो आंदोलन के बहुचर्चित आंदोलन हुए थे, वहां से प्रेरणा ली जा रही थी। चर्चा का विषय क्या हुआ? आंदोलन नहीं होने चाहिए, इसका संविधान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी पटेल जी, संविधान बना। मैं आपको फिर दोबारा बुलाऊंगा इस मुद्दे पर मैं दोबारा बुलाऊंगा। जी जी, मैं अब चलना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर संतन जी के पास। संतन जी, मेरी आवाज सुन रहे हो? तो जो है अभी बताया कि बहुत सारे चैप्टर जो है इस संविधान की, मतलब सिलेबस से गायब कर दिए गए, और जिनका सरोकार, जिनका संबंध जिन जिन विषयों से था, अभी डॉक्टर के पटेल जी बता रहे थे, फेडरलिज्म खत्म कर दिया गया, सिटीजनशिप खत्म कर दिया गया, सेकुलरिज्म का जो चैप्टर समाप्त कर दिया गया, इसी तरह से जो नेशनलिटी का चैप्टर खत्म कर दिया गया। तो इनका जो है SC ST OBC या ये बहुजन वर्ग या ये अन्य, या ये जो पिछड़ा वर्ग है जिसमें SC ST OBC NT DNT BJNT और इस देश का जो है बहुत बड़ा तबका जो आता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर दिखाई देगा, इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर, इस विषय पे पहुंचने से पहले मैं थोड़े से बैकग्राउंड पे और चर्चा कर लूं, जिसको के पटेल साहब। तो एक तो सर, हम इस बीमारी के कोविड-19 के कारण उस उत्पन्न परिस्थितियों के समाजशास्त्र को अगर देखें तो इसके कारण हम देखते हैं कि समाज में जो रिफ्ट था, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई थी, वो और बड़ी हो गई है और गहरी हो गई है। उसकी दरारें ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। जिनके पास संसाधन थे वो लोग पूरी तरह से अपने घरों में स्वयं को कैद करके बैठे रहे और लॉकडाउन का समर्थन करते रहे। जो दैनिक वेतन भोगी लोग थे, जो किसी तरह से अपनी जीविका चला रहे थे, ठेले खोमचे लगा रहे थे, छोटी दुकानदारियां कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, वो इस लॉकडाउन से, इस कोविड महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। और इसका प्रभाव ये पड़ा है कि वो निर्धन वर्ग और ऐसी मार्जिनलाइज्ड स्थिति में पहुंच गया है जहां पे वो जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम आज का बदलाव जो देख रहे हैं, वो इसको हम इस तरह से समझे कि पाठ्यक्रम में ये बदलाव आ क्यों रहे हैं। तो पाठ्यक्रम जब भी निर्धारित होते हैं तो देश की जरूरत के हिसाब से, समाज की जरूरत के हिसाब से, और जो समय की आकांक्षाएं होती हैं उसके अनुसार वहां पे पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। और फिर हमारा, जब भी हम देश की भावना के बारे में बात करते हैं तो देश की भावनाएं कैसे बनती हैं, इसको समझने के लिए हम वहाँ के प्लुरलिस्टिक अप्रोच को लेते हैं, बहुसंख्यकवाद के अप्रोच को लेते हैं कि आखिर ज्यादातर जनसंख्या क्या चाहती है।
तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये देखेंगे कि सीबीएसई ने जो अल्ट्रेशन किया है, तो इस सीबीएसई के अल्ट्रेशन से पहले भी हमको एक बात और ध्यान से समझनी चाहिए कि अभी हमारे समाज में शिक्षा को लेकर के एकदम साफ साफ दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। एक जिनके पास डिजिटल एसेसिबिलिटी है और दूसरे वो जिनके पास डिजिटल एसेसिबिलिटी नहीं है, अर्थात ऐसे लोग जिनकी इंटरनेट तक पहुंच है, लैपटॉप तक पहुंच है, स्मार्टफोन तक पहुंच है, प्रॉपर कनेक्टिविटी तक पहुंच है, टीवी तक पहुंच है, रेडियो तक पहुंच है, और वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं आज के दौर में भी सारी विषमताओं के बावजूद। दूसरा वो वर्ग है जो इन सब सारी सुविधाओं से वंचित है। आपको ये आंकड़े आपने जरूर पढ़े, सुने या देखे होंगे कि देश में मात्र 24% लोगों के पास ही स्मार्टफोन की एसेसिबिलिटी है, वो स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 76% लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, यानी कि इस देश की 2/3 जनसंख्या जिस संसाधन से वंचित है, हमने शिक्षा देने के लिए उसी संसाधन का चयन कर लिया है। वस्तुतः हम फिर से राजकुल वाले समय की ओर, काल की ओर लौट रहे हैं, जहां पे सिर्फ राजघरानों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था, संपन्न लोग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो इस स्थिति में के बाद से जो आज सरकार ने बदलाव किए हैं 7 जुलाई को, कि सीबीएसई को निर्देश दिया गया कि आप अपने पाठ्यक्रम को मॉडिफाई करें, और सीबीएसई ने एनसीईआरटी की, चूंकि वहां पे पाठ्य पुस्तकें वहां संचालित होती हैं, तो एनसीईआरटी से कहा कि आप हमारे लिए सुझाएं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को हटा सकते हैं। तो सामान्य तौर पे सभी सब्जेक्ट्स में 30% प्रेशर कम किया गया, स्टूडेंट्स के ऊपर से स्टडी लोड घटाया गया। अब हटाने को तो मैथ्स में भी घटे, फिजिक्स के चैप्टर्स भी घटे, बायोलॉजी के चैप्टर्स भी घटे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस समय पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, जो 9th में, जिसे हम सिविक्स के नाम से बच्चों को पढ़ाते हैं 9th और 10th में, और 11th और 12th में जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें जिन चुनिंदा टॉपिक्स को छेड़ा गया है, जिनको छोड़ दिया गया है, डिलीट किया गया है, बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी सीबीएसई ने यूज की है वो किया है डिलीट, और सिर्फ इसी सत्र के लिए किया गया है। लेकिन हम इस खतरे को इसलिए छोटा नहीं मान सकते क्योंकि ये बेसिकली लैब टेस्टिंग है, कि जिस तरह से हम किसी वैक्सीन को मास में सीधा इम्प्लीमेंट करने की बजाय, उनको व्यापक पैमाने पे उसका प्रसार करने की बजाय पहले कुछ चुनिंदा लोगों पर अप्लाई करके देखते हैं, वैसे ही सरकार ने भी इस बार ये प्रयत्न किया है कि क्या अगर हम इन टॉपिक्स को सिर्फ एक सत्र के लिए हटाते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं। वो बेसिकली टेस्टिंग के मोड में है कि इसका क्या नतीजा निकल करके सामने आ रहा है। तो अब जिन टॉपिक्स का जिक्र के पटेल साहब अपने संबोधन में कर रहे थे कि उन्होंने लोकतंत्र को हटा दिया, लोकतांत्रिक संघर्षों को हटा दिया, फेडरलिज्म को उसमें से हटा लिया है, सेक्युलरिज्म की अवधारणा को डिलीट करके चल रहे हैं, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट की अवधारणा को हटा करके चल रहे हैं, नेशनलिज्म की अवधारणा को वो डाइल्यूट करके चल रहे हैं। इसके कई सारे कारणों को भी इन्होंने गिनाया जो तात्कालिक कंटेम्प्रेरी टाइम में हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसका जिक्र सर ने बड़ी खूबसूरती से किया एनपीआर के रूप में या सीएए प्रोटेस्ट के रूप में। इसी संदर्भ में मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्येंद्र पीएस, ये बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार हैं। उन्होंने अपनी एक दिन व्यथा लिखी थी कि उनकी बच्ची दिल्ली के किसी बड़े प्रतिष्ठित क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है, और उन्होंने उसका उदाहरण दिया था कि जब उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो जो टीचर उसकी बच्ची को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो हमें काम करने का अधिकार मिला है, मनचाहा काम करने का अधिकार मिला है, तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम एमबीए करते हैं और एमबीए करने के बाद भी हम अगर ठेला लगाना चाहते हैं या कोई चाय की दुकान खोलना चाहते हैं तो हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। बेसिकली समस्या यहीं पे शुरू होती है कि जब हमारे पास ये पाठ्यक्रम में ये चीजें अभी तक शामिल हैं, तब भी इनको हम बच्चों के बीच कैसे इनकलकेट कर रहे हैं, कैसे हम इनको रोक रहे हैं, कैसे इनका हम जर्मिनेशन उन बच्चों के बीच में कर पा रहे हैं। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है
को बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पे अच्छे योग्य टीचर आते हैं, वहाँ संसाधनों की कमी के कारण पूरी तरह से स्टूडेंट्स का रेशियो घटा है। स्टूडेंट वहाँ पढ़ने नहीं जाना चाहते, पेरेंट्स को लगता है कि उन टीचरों में, वहाँ पे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है और शिक्षक वहाँ पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि जब जो नई जनरेशन आई है कमीशन से सेलेक्ट होकर के, वो लोग कीन इंटरेस्टेड है, लेकिन अब सरकारों ने पिछले 30 सालों में बड़े ही जतन से, बड़े कठिन परिश्रम करके सरकारी स्कूलों के, सरकारी कॉलेजों को, संसाधनों को इतनी बुरी तरह से ध्वस्त किया है कि अब वो पढ़ने पढ़ाने लायक बचे नहीं हैं। उनको बनने में अगले और 1 दशक का समय लगेगा अगर सरकारें गंभीरता पूर्वक विचार करें तो। अभी जो हमारी चर्चा चल रही है, इसी के संदर्भ में एक और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल है कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट की सुनवाई थी जिसमें कहा गया था कि हम जो एजुकेशन का मोड हो वो देश में एक हो, यानी कि एक 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही थी। और DY चंद्रचूड़ जी की जो पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। और यही वो डायकोटोमी है, यही वो द्वंद्व है जहाँ पे हैव्स और हैव नॉट्स के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है कि जिनके पास संसाधन है वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उन संसाधन विहीन लोगों के बच्चों के साथ पढ़ें, वही वो लोग भी वही गुण सीखें जो हमारे बच्चे सीखते हैं। पहले अंग्रेजी के नाम पे एक एलीट वर्ग तैयार किया गया, जब पिछड़े समुदाय के लोगों ने अंग्रेजी पढ़नी शुरू कर दी तो तब तक कंप्यूटर का एज आ गया, और कंप्यूटर को जिन लोगों ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तक अपनी एसेस बनाई। डॉक्टर साहब, इस मुद्दे पे मैं चर्चा करने के लिए फिर आपको समय दूंगा। मैं अभी इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय RPS हरित जी, जो बहुजन समाज के बहुत ही बड़े चिंतक हैं और इस बात को सुन रहे हैं। लगभग 30 मिनट तक आपने सुना है। हरित जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये जो है, जो घटनाएं हो रही हैं और इस जिस तरह का जो है सिलेबस को चेंज करने का ये ड्रामा किया जा रहा है कोविड-19 का बहाना करके, और जो है इस तरह जो हमारे देश की अवधारणा थी, फेडरलिज्म था, नेशनलिज्म था और सिटीजनशिप था, ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता था और बच्चे पढ़ करके उसको जानते थे उसके बारे में। जब ये चैप्टर नहीं रहेंगे तो पढ़ करके बच्चे क्या करें, उनको उस तरह का नहीं हुआ। यानी एजुकेशन को ये जो है अपना एक तरह से जो है प्राचीन समय की ओर धकेलने का लगता है कि प्रयास हो रहा है। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहता हूँ आदरणीय हरित जी। डॉक्टर कश्यप साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि आप चैनल पर हमको बुला करके विचार करा रहे हैं। और मैं साथ में बैठे हमारे विद्वान साथी DK डॉक्टर KK पटेल जी और मेरे दूसरे विद्वान साथी संतन कुमार जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात को रखा। मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जैसे ये कोविड-19 आया तो मैं तो समझता हूँ कि कोविड-19 को भी इन्होंने जानबूझ करके बुलाया। जब जनवरी के लास्ट में इनको पता चल गया कि कोविड-19 हमारे देश में प्रवेश कर गया है, तो इनको ये भी पता था कि ये किस माध्यम से आया। जब इनको माध्यम पता चल गया कि हवाई जहाज के माध्यम से आया, और जितने लोग उस हवाई जहाज के माध्यम से आए, यदि उन पर नियंत्रण करते, उनको क्वारंटीन करते, उन पर लॉकडाउन लगाते, तो मैं समझता हूँ पूरा देश इससे बच सकता था। लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ताली और थाली पर ध्यान दिया गया। कभी ताली बजवाई गई, कभी थाली बजवाई गई, कभी मोमबत्ती जलाई गई। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम किया गया। जो वस्तु स्थिति है उसको ध्यान में रख करके वो सब एक्शन नहीं लिया गया जो लेना चाहिए था। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लागू किया गया, और उस लॉकडाउन में भी जो हमारे साथियों ने अभी जिक्र किया कि दो स्थिति पैदा हो गई है, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। आपने अपनी आंखों से देखा कि गरीब वर्ग की क्या दुर्दशा इन्होंने की। देखिए, पूरे देश में ऐसी कोई स्टेट नहीं है कहीं मुख्यमंत्री ना हो, कोई जिला ऐसा नहीं है कहीं जिलाधिकारी ना हो, कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां पुलिस अधीक्षक ना हो, तहसील में तहसीलदार ना हो, और ब्लॉक में कोई ब्लॉक प्रमुख ना हो, गांव में कोई प्रधान ना हो, ऐसा कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी ये देखिए व्यवस्था देखिए कि फिर भी लोग सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। अगर तहसीलदार को जिम्मेदारी दी जाती तो अपने तहसील में उनको सबको समायोजित कर सकता था। थाना इंचार्ज अगर अपने थाने के क्षेत्र में जाकर देखता कि मेरे क्षेत्र में कोई टाइम बे टाइम घूम तो नहीं रहा, तो उनको नियंत्रित कर सकता था।
उनको और भी कुछ नहीं तो खाना पानी तो मिल ही सकता था, लेकिन जानबूझ करके उनको ये काम किया गया। हम कई विद्वानों के साहित्य को जब हम देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि यदि अभी आपको अपने देश की शासन सत्ता को गुलाम बनाए रखना है तो उनको जितना निरीह कर दो, जितना कमजोर कर दो, आर्थिक स्थिति से जितना कमजोर कर दो उनको, तो आप उनको आसानी से गुलाम बना करके उनको शासन कर सकते हैं। और ऐसा ही हमको इसमें देखने को मिला कि उन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने जिनकी अपनी फैक्ट्रियां थी उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी और उसमें उनको कोई रहने सहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बल्कि ये कहा जाए कि ये जो वर्तमान सरकार है, अगर हम ये मान के चलें कि जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं और जो कर रहे हैं उसको कहेंगे नहीं, ये ऐसा सिद्धांत इनका नजर आता है। तो आप समझ लीजिए जो टीवी पे आपको घोषणा होती है तो समझ लीजिए इसका उल्टा होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार प्रधानमंत्री महोदय मोदी साहब ने घोषणा की कि हम रेलवे को प्राइवेट बिल्कुल नहीं करेंगे, और जितना मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने बचपन गुजारा है रेलवे में, तो प्राइवेट नहीं करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि हम एफडीआई नहीं लाएंगे चाहे कुछ हो जाए, आप देखिए एफडीआई का क्या हुआ। जी, ये जो सिलेबस का मुद्दा है, कांग्रेस की आखिरी जो सिलेबस जो चेंज हो रहा है इस पर प्रतिक्रिया दीजिए जी। अब मैं सिलेबस की तरफ जा रहा हूँ कि जिस तरह से एक्ट खत्म किए गए हैं, एक्ट को भी पढ़ाना बंद किया जाएगा। तो जो एक्ट हैं अनुसूचित जाति जनजाति या दूसरों से संबंधित, यदि वो एक्ट की जानकारी ही नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आगे उनको जानकारी होगी कि हम कानून सम्मत हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे अभी आर्टिकल 340 है, अभी कुछ ही दिनों से ही पिछड़े वर्ग के लोग आर्टिकल 340 को समझने लगे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 लिखा पिछड़े वर्ग के लिए, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 341 लिखा। वो अभी पिछड़े वर्ग के लोग ये समझने नहीं लगे थे कि 340 यानी इसका मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग पर पहले ध्यान दिया, अनुसूचित जाति पर बाद में ध्यान दिया। अभी इस बात को समझने नहीं लगे थे तो इसको भी खत्म करो इनके। अभी वो समझने लगे थे कि नागरिकता क्या है, इनके सीए लाने से वो समझ रहे थे कि नागरिकता क्या है। अभी तो हम ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि नागरिकता क्या है, इस देश भारत देश का नागरिक कौन है, अभी उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। और जब हम ये सवाल करते हैं कि आज भी नहीं समझ पा रहे कि इस देश का नागरिक कौन है, तो कौन माना जाएगा, उस नागरिकता के चैप्टर को ही खत्म कर दिया कि इसको ज्यादा सोचने समझने की शक्ति पैदा हो रही है, इस चैप्टर को ही खत्म करो जिससे इसकी चर्चा ही बंद हो जाए। नहीं तो आज भी सरकार ये कहने के मनसा में नहीं है कि इस देश का नागरिक कौन है, उसकी योग्यता क्या है नागरिकता की, बल्कि इस चैप्टर को तो विशेष रूप से और ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए था। अपने देश की नागरिकता के बारे में तो बताते ही, और विदेशों की नागरिकता के बारे में भी बताते। जो हमारे बच्चे विदेशों की नागरिकता लेने के इच्छुक हैं तो वो उसको भी जान सकें कि हमारे देश की नागरिकता लेना कितना सरल है, दूसरे देश की नागरिकता लेना कितना कठिन है, या कितना अच्छा है कितना खराब है। तो हम तो इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जो आप सोचने जा रहे हैं, जो आप अपने हित के बारे में सोचने जा रहे हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है जानबूझ करके। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोकतंत्र को ही पढ़ाना बंद कर दोगे कि लोकतंत्र क्या है, तो ये कैसे आप कैसे समझ पाएंगे, बच्चे कैसे समझ पाएंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। अभी आप सेकुलरिज्म की बात, जब भी तो आप कर पाएंगे सही ढंग से, जब आप सेकुलरिज्म को जान जाए कि सेकुलरिज्म है क्या। अब जाने हैं नहीं, अब आप जानना शुरू किए हैं, उस पर सवाल करने शुरू किए हैं, तो सेकुलरिज्म को ही खत्म कर दो। तो ये सब जितना भी किया जा रहा है, ये जानबूझ करके इस व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। जो पहले कहते थे कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, तो ये संविधान बदलने की एक प्रक्रिया है, ये एक चैप्टर है, एक कदम है संविधान बदलने की तरफ जाने का। जी आपने तो ये संविधान मत बदलो जी। तो लोग ये तो लोग कहेंगे कि संविधान तो नहीं बदला जा रहा, लेकिन जो संविधान की मूल अवधारणा है उसको ही छेड़छाड़ की जा रही है, तो फिर संविधान में क्या बच जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश की वो व्यवस्था है जो पूरी दुनिया मानती है कि भारत में विभिन्न जाति विभिन्न धर्मों के लोग रहते हुए भी कितने प्यार से रहते हैं। ये हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही स्वरूप है। इस संविधान की मुख्य देन है ये कि सारे लोग विभिन्न मतों के होने के बावजूद भी यहाँ बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, लेकिन उसी को ही खत्म करने जा रहे हैं, कर दिया है लगभग। जी आपको मैं फिर दोबारा लूंगा सर, मैं अभी देखिए साथियों, अभी चर्चा हुई, मैं आपको सर फिर आमंत्रित करूंगा सर। जैसे अभी साफ निकल करके आया, जो जितने चैप्टर खत्म किए जा रहे, जो नई पीढ़ी जो उस बात को जानती, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानती, जो है नागरिकता को जानती, संविधान के मूल्यों को जानती, स्थानीय प्रशासन को जानती,
वो जानना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से एक सोचा समझा एक प्लान बना करके इस तरह की योजना बनेगी। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नागरिकता के पीछे क्या है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज शासन करते थे, उससे पहले राजा महाराजा थे। तब जब राजा महाराजा थे तो इस देश की जो जनता थी वो प्रजा कहलाती थी, और राजा और प्रजा का एक संबंध था। प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था, कोई राइट नहीं था, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से जब मुसलमान आए तो भी जो है प्रजा ही रही। उसके बाद जो अंग्रेज आए तो देश गुलाम हो गए, तो जनता गुलाम हो गई। उसके बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो क्या हुआ कि हमें सबसे पहले देश के हम नागरिक बने। जो नागरिक बने और नागरिक बन करके हम अपनी बात, हक अधिकार की बात कर सकते हैं। तो ये जो नागरिकता के का जो सिस्टम है, नागरिकता ही, एक नागरिक व्यक्ति ही हर तरह के कार्य कर सकता है देश में। तो जब नागरिकता को नहीं समझ पाएगा, नागरिकता को जान नहीं पाएगा आने वाला विद्यार्थी, तो क्या वो राजा और प्रजा और गुलाम वाली बातें जानने का प्रयास करेगा? तो इस मुद्दे पर जो है हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, मैं फिर पटेल जी के पास चलना चाहता हूँ। आदरणीय पटेल जी अपनी बात को पूरी करें जो मैंने जहां आपको अधूरा छोड़ा था, प्लीज। जी पटेल जी, पटेल जी माइक माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ जी 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 सर, क्षमा चाहते हैं, माइक म्यूट था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां मैं अपनी बात को खत्म करता और अपनी बात और बढ़ाता, हारिस सर ने काफी हमारी बातों को बढ़ाया है और हमारी बातों को, हमारे दिल की बातें कही है। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि नागरिकता, राष्ट्रवाद और निरपेक्षता की जब सबसे ज्यादा देश को जरूरत थी, लोग सबसे ज्यादा इस पे बात करें, लोग सबसे ज्यादा इसके बारे में जागरूक बने, सबसे ज्यादा इसकी जानकारी लोगों को हो, ताकि लोगों के मन से भय खत्म हो जाए। ऐसे टाइम पे ही ऐसे चैप्टर, ऐसे विषय, बर्निंग इश्यू क्यों हटा दिए जाते हैं, क्यों रिमूव कर दिया गया? तो मैं वही बता रहा था उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे मैंने मूवमेंट मैंने मूवमेंट की बात की, सभी कारणों पर जो है आप प्रकाश डालिए, जो कारण आपने छोड़े हैं उन कारणों को आप जो है विस्तार से बताइए। जी जी, मैं दोबारा वहीं से शुरू कर रहा हूं कि जो मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों का जो मेन बेसिस था या प्राणवायु उनको जो मिल रही थी, जो ताकत मिल रही थी, वो उनको पुराने जो आंदोलन हुए थे वो उनसे कुछ सीख रहे थे। कुछ हमारे जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो तौर तरीके दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, कुछ उनसे जो है सीखा जा रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि वो ताकत उनको संविधान की संरचना से मिल रहा था, जिसको गवर्नमेंट ने संविधान की संरचना को हटा दिया, चैप्टर को हटा दिया। फिर उसके बाद जो है जो आंदोलन थे, सामाजिक एवं नए सामाजिक आंदोलन का चैप्टर जो था, जिससे लोग उसको पढ़ते थे, समझते थे और अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक होते थे और अपनी सड़कों पे उतरते थे और सरकारों के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ जो है आंदोलन करते थे। तो वो चैप्टर भी हटा दिया कि ना तो आंदोलन के बारे में जान पाएंगे कि पिछले आंदोलन कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, उससे क्या फायदे हुए, तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, रणनीति नहीं बना पाएंगे। और वो संवैधानिक संरचना जो आपको सिटीजनशिप, राष्ट्रवाद और आपको जो है सेकुलरिज्म के बारे में बताती है, जब वो संवैधानिक संरचना ही नहीं रहेगी, जो आपको ताकत मिलती है, तो आप कैसे खड़े हो पाएंगे? आप कैसे अपनी ताकत जो है बना पाएंगे? कहाँ से ताकत लेंगे? तो इन आंदोलनों की जो मांग थी, वो लोकतांत्रिक अधिकार का जो मांग थी, वो टॉपिक ही हटा दिया कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरा अधिकार है क्या। जो टॉपिक था, एक चैप्टर था उसमें लोकतांत्रिक अधिकार, तो वो चैप्टर भी हटा दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इसको मिलाएंगे तो एक क्रोनोलॉजी मिलेगी, हर चैप्टर की क्रोनोलॉजी मिलेगी। आप इसको गहन से अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो कहने का मतलब यही था कि जिस बात की, जिस चीज की कोर्स या सब्जेक्ट जब डिजाइन किया जाता है, जब बनाया जाता है, तो वो देखा जाता है कि किसी व्यक्ति, समाज, देश, प्रदेश या विश्व के हित के लिए, डेवलप के लिए क्या जरूरी है, आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, हमारी क्षमता की विकास के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उस हिसाब से हमारे कोर्स की डिजाइन की जाती है और फिर उसके बाद अमल किया जाता है। तो ऐसे समय में जहां पर देश राष्ट्रवाद, नागरिकता
और सेकुलरिज्म पे सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा था, सबसे ज्यादा भ्रम में था, तो ऐसे टाइम में इन चैप्टरों को हटा देना मेरी समझ से कहीं न कहीं बहुत ही जो है क्या कहते हैं गहरी चाल है इसमें, कहीं न कहीं इसमें जो है बहुत आगे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देगा। और दूसरी बात मैं इसमें एक कहना चाहता हूँ सर, एक बात कही थी कि अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कहा था 1 नेशन 1 पॉलिसी की बात की थी, तो मैं इस बात पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि यूनिटी या कहिए सिंगुलरिटी की 1 नेशन की अक्सर बात होती है, सिंगुलरिटी कभी भी सर अच्छा नहीं होता है। सिंगुलरिटी हमेशा पेन देता है, सिंगुलरिटी हमेशा जो है आपको असुरक्षा देता है, सिंगुलरिटी आपको जो है आपको कभी भी न्याय नहीं देता है। तो सिंगुलरिटी जो है हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। सिंगुलरिटी से जब आप डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आपको जो है फायदेमंद होता है। जैसे कि एक एग्जांपल तो आपने खुद ही बनाया कि इसके पहले अभी तो हम नागरिक बने हैं, अभी जब हमारा देश आजाद हुआ तब हम नागरिकता का स्वाद चखे हैं, अभी तो हम नागरिकता के बारे में जानना, पढ़ना, समझना शुरू किए थे। इसके पहले तो हम प्रजा थे या तो गुलाम थे, और जब हम प्रजा थे, गुलाम थे, तो हम एक तरीके से सिंगुलरिटी में ही थे। हम ना तो अपने देश के लोगों से ढंग से कनेक्ट हो पाते थे, ना विदेश के लोगों से। जब हम सिंगुलरिटी से डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो उससे जो हमारे फायदे होते हैं, एक तो फायदा ये होता है कि हम अपने ही देश नहीं, हम ग्लोबल की बात करते हैं, हम अपनी ही सुरक्षा की बात नहीं करते, हम अपने पड़ोसियों से लेकर के हम ग्लोबल तक की सुरक्षा की चिंता करते हैं, हम ग्लोबली कनेक्ट होते हैं। और जब हम सिंगुलरिटी से डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक व्यवसाय, हमारा साफ सफाई झाड़ू पोछा करने वाला एक व्यवसाय नहीं रह जाता, हमारे पास कई व्यवसाय आ जाते हैं, समझे? तो कहने का मतलब हर वर्ग को इससे फायदा है। सिंगुलरिटी से जो है किसी का भला नहीं हुआ है। अगर हम एक देश एक धर्म की बात करते हैं तो ये बेईमानी होगी। अगर हम एक देश एक पार्टी या एक फैमिली का ही शासन होगा, वही प्रधानमंत्री होगा या वही जो है इस देश पर राज्य करेगा, ऐसा होगा तो ये भी बेईमानी होगी, ये भला नहीं होगा। एक देश एक वर्ग के लोगों को ही जो है जॉब करने का मौका मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये देश के हित में नहीं होगा। एक देश में एक नेता की ही बात सुनी जाएगी, वही सही होगा, ये कभी भी देश के हित में नहीं होगा। एक देश और एक विचारधारा थोपी जाएगी, ये कभी भी देश के लिए लाभदायक नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है? संक्षेप में अपनी बात खत्म करिए जल्दी से, टाइम का ध्यान रखिए। जी सर, मेरा जो आशय था कहने का सिर्फ इतने था कि शिक्षा, कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर आपको शिक्षा नहीं प्राप्त होती है या किसी भी मानव को शिक्षा नहीं दी जाती है तो पशु के समान होता है। ये बहुत कहावत सुना है कि बिना शिक्षा के मानव पशु के समान होता है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो वो गुलाम होता है कहीं न किसी न किसी रूप में। हम ये कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति को सही शिक्षा भी ना दी जाए, गलत शिक्षा दी जाए, उसके काम की शिक्षा ना दी जाए, तो भी वो आदमी जो है गुलाम होता है। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम कहें, जैसे पूर्व में पहले क्या होता था, कहा जाता कि सेवा करना आपका धर्म है, हम उच्च हैं आप नीच हैं, आप जमीन में आप हमारे बराबर नहीं बैठ सकते हैं, आप हमारे चरण धो करके पिएंगे आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको जो है सार्वजनिक जगहों पे पानी पीने का अधिकार नहीं है। ये गलत शिक्षा है। इस तरह की अगर शिक्षा दी जाएगी तो हम जो है गुलाम होंगे, पशु होंगे। जी सर। जी पटेल जी, यही आपको रोकना चाहता हूँ। साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इस चैनल के बाद जितने ही दर्शक हमारे यहाँ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, AIBCA TV जो है इस दबे कुचले वंचित समाज को जागरूक करने के लिए, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए ये चेतना का काम कर रहा है। और आज ही इस विषय पर चर्चा हो रही है कि जो पाठ्यक्रम चेंज किया है, और पाठ्यक्रम चेंज होने से जो है उनकी क्या मंशा थी। मंशा यही थी कि जो फिर से वो प्राचीन व्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं, जो आज हमारे संवैधानिक मूल्य हमको मिले हैं, उनको वो ध्वस्त करना चाहते हैं। साथियों, अभी शिक्षा की बात किया है, तो शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व बनता है। तो एक नेतृत्व को समाप्त करने के लिए शिक्षा को खत्म करना बहुत जरूरी था। तो उसी वजह से, उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा से वो विषय हटाए जाने का प्रयास चल रहा है। तो एक तरह से एक समाज जो नेतृत्व विहीन बनाने की योजना चल रही है, जो इस दबे कुचले समाज को जो नेतृत्व मिला था, उस नेतृत्व को खत्म करने की योजना फिर से लागू हो गई है। तो मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय संतन जी के पास। संतन जी, जो अभी पटेल जी कह रहे थे, जी मैं बात पूरी कर लें सर, 1 मिनट का टाइम दें थोड़ा।
तो ये बात यही जी जी हाँ, तो हम ये कह रहे थे ये गलत शिक्षा है जो हमने अभी बात की थी कि अगर इस तरह की शिक्षा दी जाएगी तो गलत है। अगर आपको ये शिक्षा नहीं दी जाएगी कि आप इस देश के नागरिक हैं, क्यों हैं, आप इस देश के नागरिक होने के आपके क्या क्या अधिकार हैं, आप इस जो है इस देश की जो है विकास के लिए आप सक्रिय योगदान कैसे कर सकते हैं। तो कहने मतलब अगर इस तरह की शिक्षा से वंचित रख जाएगा, जैसा कि अभी जो कोर्स हटाए गए हैं, जो पाठ्यक्रम हटाए गए हैं, वो यही सब सही शिक्षा की बात करते हैं। अगर इस सही शिक्षा को नहीं दिया जाएगा तो भी हम गुलाम ही होंगे और पशु समान ही होंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। संतन जी जो ये कह रहे हैं पटेल जी कि जो ना एक तरह से शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, यद्यपि ये मामला तो सिर्फ 1 साल के लिए ही ये किया गया है, लेकिन अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो अगर आज हम इसके विरोध में नहीं उठते हैं या इसके विरोध में हमारी चर्चाएं नहीं होती हैं या इसके खतरों से हम समाज को अवगत नहीं कराते हैं, जैसा कि आप अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि ये नेतृत्व का वैक्यूम क्रिएट करने का एक षड्यंत्र है, ये नेतृत्व को खत्म करने का एक षड्यंत्र है, तो वास्तव में ये जो सजग लोग हैं उनके ऊपर ये दायित्व है कि जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश करें, उसको आम जनता के बीच में ले जाएं और जो देश की मूल भावना है बहुसंस्कृतिवाद, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, वैज्ञानिक चिंतन और सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसके बारे में अभी विस्तार से लोग चर्चा कर रहे थे, इनको हम कहाँ पे अपने समाज में स्थापित कर पाते हैं। खासकर वैज्ञानिक चिंतन को लेकर के तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चिंतन होना चाहिए। आप देखिए बायोलॉजी के सिलेबस में से ही जो डार्विन का विकासवाद है, विकासवाद का जो सिद्धांत है, जैविक विकास क्रम का जो सिद्धांत है, उसे एलिमिनेट कर दिया गया है, उसे डिलीट कर दिया गया है। ये बड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि भारत सरकार के ही एक मंत्री जो आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं और मुंबई के आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हम इस जैविक विकास के क्रम को नहीं मानते और ये हम स्वीकार नहीं करते कि मनुष्य बंदरों से उत्पन्न हुआ है। हम ये मानते हैं कि भारतीय जो आर्य मनीषी हैं वो ऋषियों की संतान है। तो ये एक पढ़ा लिखा आईपीएस व्यक्ति कह रहा है जिसने एमएससी में अपनी मास्टर डिग्री ली हुई है। तो वही बात के पटेल जी अभी चिन्हित कर रहे थे कि आप पढ़ने के बावजूद अनपढ़ रह सकते हैं, आप चिंतन से वंचित रह सकते हैं अगर आपने सही शिक्षा नहीं ली है, अगर आप में वैज्ञानिक चिंतन या तार्किक शक्ति का विकास नहीं हुआ है, तो आप ये सारे डिग्रियां आपके किसी मतलब की नहीं है। जो दूसरी बात बेहद जरूरी है वो है बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर में से फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनाइजेशन के चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। जो चरवाहे समुदाय हैं उनके चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। तो जो हमारा जो देश है ये 7,000 के लगभग जातियों से बना हुआ है, 10,000 से ज्यादा यहाँ बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। और अगर हम लोगों की मांग के अनुसार यहाँ प्रदेशों का विभाजन किया जाए तो सैकड़ों प्रदेश इस देश में हो जाएंगे, जिसके सबकी अपनी अपनी अलग आकांक्षाएं होंगी, हर क्षेत्र की अपनी जरूरत होगी। तो अगर इतना विविधतापूर्ण हमारा देश है तो हम किसी एक डंडे से सभी के लिए एक जैसा कानून नहीं बना सकते और सब पे एक ही चीज नहीं थोप सकते, जिसकी अभी चर्चा पटेल साहब भी कर रहे थे। तो हमें ये समझना होगा कि जैविक विकास के क्रम में 70,000 साल पहले मनुष्य ने के पास संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो हुआ और तब मनुष्य ने भाषा का विकास किया और अपने चिंतन शक्ति का विकास तभी हो पाया। उसके जब मनुष्य ने भाषा का विकास किया, चिंतन शक्ति का विकास किया, तभी यहाँ पे धर्म का उदय हुआ और तभी यहाँ पे संगठित रूप से जो डर उसको फैलाया गया, संगठित रूप से अंधविश्वास, पाखंड इसी संज्ञानात्मक क्रांति के परिणाम रहे। अब संज्ञानात्मक क्रांति का अर्थ तो ये होना चाहिए कि हमें ज्यादा ज्ञानवान हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। और अगर यही जो मूल भावनाएं हैं डेमोक्रेसी की, एजुकेशन की, जिसको डिलीट किया जा रहा है, अगर ये हट जाएंगी तो हम पढ़ने लिखने के बाद भी कायर और भीरू बने रहेंगे। हम सारी समस्याओं की जड़ के लिए, सारी समस्याओं के निदान के लिए फिर से मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों के चक्कर लगाएंगे, अपना कोई चिंतन नहीं होगा। हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए ये हम नहीं समझ पाएंगे।
और इन्हीं सारी चुनौतियों को हमें लोगों के बीच में समझना है, उन्हें समझाना है, और जो नागरिकता की चुनौतियां हैं, जो नागरिक होने के कर्तव्य हैं, वो भी उनको बताने हैं। जी जी जी, वो बहुत अच्छी बात कही आपने। जो अब हमें जन जागरण का अभियान चलाना चाहिए। इसके लिए जो हरित जी जो है जन जागरण करने के लिए जो है एक गाइडलाइन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसके बारे में हमको क्या करना चाहिए हरित जी? ये हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी तरह का संगठन कोई चला रहे हैं, सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन हो, उन सबको एक समन्वय समिति के रूप में एक संगठन तैयार करना चाहिए, और वो संगठन पूरे देश के अंदर इन मुद्दों को लेकर के गांव देहात तक अपने संगोष्ठियां परिचर्चा कायम करें। और जब तक हम देहात तक इन चर्चाओं को नहीं ले जाएंगे, उनको नहीं समझाएंगे, तो ये चर्चा पूरी नहीं होगी। चूंकि देहात में अभी काम नहीं हो पाया था, खासतौर से पिछड़े वर्ग की जो 6743 जातियां हैं, वो ज्यादातर देहात में बसती हैं, और उनके बीच में तो अभी ये सब बातें जा भी नहीं पाई थी। मान लो उनको नागरिकता उनसे ही पूछने लगे हैं, वहां के पढ़े लिखा व्यक्ति नहीं बता सकता तुम नागरिकता के लिए क्या क्या उपयोगिता है, क्या गुण होने चाहिए, क्या उसकी योग्यता है। अभी एक्ट के बारे में वो नहीं बता सकता क्या होना चाहिए था, तो ये अभी खत्म भी कर दी गई, अभी उनको जानकारी भी नहीं हुई और खत्म भी कर दी गई। तो इसके लिए मैं सभी साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उनको प्लेट करके सबको सामूहिक रूप से संगोष्ठियां इस पर चाहिए, तक जन जागरण करना चाहिए। तो मैं सबकी जन जागृति के बिना ये नहीं होता, क्योंकि वर्तमान काल है, ये किसी की जो इनके मनमानी का कार्य नहीं है उसको सुनने को तैयार ही नहीं है, भले चाहे वो देश के कितने बढ़िया हित में हो, लेकिन उसको सुनने को तैयार नहीं है, और आपको इग्नोर किया जाएगा, कदम कदम पर इग्नोर किया जा रहा है। तो इसलिए ये जनता के माध्यम से जनता को जागरूक करके आपको बहुत बड़ा अधिकार एक दिया गया है संविधान के अंदर, वोट का अधिकार आपको दिया गया है। देखिए, एक वोट का अधिकार ही, अभी अगला हमला जो होगा वोट के अधिकार पे ही होगा। आप देखिए थोड़ा चिंतन, जो अगला हमला होगा वो वोट के अधिकार पे ही होगा। ये चूंकि वोट के अधिकार ने एक मेहतरानी से लेकर महारानी तक को बराबर कर दिया, सबकी वोट की कीमत बराबर कर दी है, तो हमला के अधिकार हो सकता है। वोट का लोगों उधर कोशिश लगता है नेटवर्क की कमी के कारण हम हरित जी की पूरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से जो है ना सिलेबस में कटौती करके जो है ना ऐसे उन्हीं चैप्टरों को जो हटाया गया है, एक तरह से जो प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी कि जो है एक खास वर्ग के लोगों के द्वारा कि जो है जिस तरह की वर्ण व्यवस्था की हम अगर बात करें, तो इस वर्ण व्यवस्था में जो है ये बातें कही गई कि जो है ये बातें कही गई जो है शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से एक टेस्टिंग का मामला, जैसे आप लोग कह रहे हैं जो टेस्टिंग करने की योजना बनाई जा रही है, तो इस तरह से एक जो सिलेबस में कटौती करना और फिर वो देखना और उन्हीं मुद्दों को हटाना जिन मुद्दे जो से जो है जनता जागरूक हो रही थी, ये दबे कुचले वो इतना आ रही है, वो चिंतनशील ना बन जाए। जी जी, वो जो चीज आ रही थी, आपकी आवाज जो है कट रही थी हरित जी, जी जी हरित जी आपकी आवाज कट रही थी, मैं जो है तो वो चाहते ही ये है कि इनके जी हाँ कोई भी थैंक यू। वो दरअसल ये लोग चाहते हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग चाहते ये हैं कि ये लोग इतने चिंतनशील ना हो जाएं कि हम जो कुछ भी करें उसका ये उत्तर दे, चूंकि अब परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, उनके हर गलत काम का उत्तर दिया जा रहा था। तो भले चाहे प्राइमरी, अब तक तो ये था कि बोल रहा था ये था, तो विज्ञान प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि इसमें पहले से सर्जन थे जिन्होंने जानवर का सिर काट करके इंसान के सिर पे दिया था। अब व्यक्ति जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं, तो तो बोलना ही नहीं चाहिए चाहे कोई और कुछ भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं बोलनी। तो ये सारी बातें आज समाज में आ रही हैं, सब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। अब बहुत सारे संगठन इसी काम में लगे हैं कि इन लोगों को कैसे गुमराह करके अंधविश्वास में फंसाया जाए और अंधविश्वास के माध्यम से इनकी शिक्षा दीक्षा को बर्बाद किया जाए, और इनको ये बताया जाए कि जो कुछ भी मिलना है आपको इन धार्मिक स्थलों में ही मिलना है। जो हमारे गुरु हैं, ये गुरु ही आपको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ये इनके माध्यम से आपका कल्याण होगा। तो वो यही चाहते हैं कि ये गुरुओं के चक्कर में फंसे रहें, और हम उन्हीं के ही लोग गुरु हैं, वही लोग इनकी धन संपत्ति छीन करके
इनको कहते थे कि आप माया मोह से दूर रहो, इनको तो कहेंगे माया मोह से दूर रहो, और खुद करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के एक आयोजन करते हैं। अब ऐसे प्रवचन से क्या लाभ है? जो आदमी करोड़ों रुपए लेकर प्रवचन दे रहा है और इनसे कह रहा है कि तुम माया मोह से दूर रहो, तुम सब इधर सौंप दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, ना तुम कुछ लाए थे ना कुछ ले जाओगे। तो ऐसी शिक्षा इनको देने की कोशिश की जा रही है, ना तुम लाए हो ना कुछ ले जाओगे, इसलिए तुम माया मोह से दूर रहो। जब माया मोह से दूर रहो तो जी हरि जी, अब समय समाप्ति की हो रहा है, समय समाप्ति की हो रहा है। कंक्लूजन की केवल एक लाइन में अपनी बात समाप्त कर दीजिए जी, करना चाहता हूँ। तो मैं कहना चाहूंगा अपने विद्वान साथियों से कि ये जो आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बहुत ही अच्छे ढंग से रखी हैं, इनको संगठन के माध्यम से जन जन तक ले जाने का काम करें। और अगर हमने ये सब काम किया तो मैं समझता हूँ जनता जागरूक होगी, और निश्चित रूप से आप जैसे बुद्धिमान लोग ही शासन सत्ता पर भी काबिज होंगे। आप जैसे बुद्धिमान लोग ही इस देश को प्रगति की राह पर ले जाने का काम करेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये देश तभी ये देश और आगे बढ़ पाएगा। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम। थैंक यू पटेल जी, समय समाप्ति की ओर है। अब मैं कंक्लूजन के रूप में 2 शब्द आपको चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल हरीश सर ने बहुत अच्छी बातें की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानेंगे, अगर हम ये शक्तियां कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं उसके बारे में नहीं जानेंगे, अगर ये शक्तियां हमें कैसे प्राप्त होंगी उसके बारे में नहीं जानेंगे, इसके अलावा अगर हमें ये बता दिया जाएगा कि ये किसी मंदिर में मिलेगी शक्ति, ये मस्जिद में मिलेगी शक्ति, ये कांवर उठाने शक्ति मिलेगी, या पूजा से शक्ति प्राप्त कर सकते हो, तो फिर समझिए कि हम पूरी तरह से भटक जाएंगे। और जहां तक मेरी उम्मीद है, हमें जो समझ में आ रहा है अध्ययन करने के बाद, कि इस कोर्स कटौती का जो मूल भावना है वो यही है कि आप अपनी शक्तियों के बारे में, आप अपने अधिकार के बारे में जानने से और उसके स्रोत से पूरी तरह से वंचित रह जाएं। और इसके बदले आप जो है इन जगहों पर जहां पहले लोग जाया करते थे, मंदिर, मस्जिद, मठ, कांवर उठाना, पूजा करना, इन सब में शक्तियां खोजने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारा जो है भला नहीं हो सकता है। यही मेरी मूल भावना है। इतना हम इस बात पे कहना चाहते हैं। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। अब मैं संतन जी के पास चलता हूँ। संतन जी, इस पूरी डिबेट के कंक्लूजन में मैं आपसे 2 शब्द सुनना चाहता हूँ। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। कंक्लूजन रिमार्क के रूप में AIBCA के इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि आप में से जो समर्थ लोग हैं, समर्थ लोगों से मेरा आशा यही है कि आपके पास जितना सामर्थ्य हो आप अपने पड़ोसी की भी भरसक मदद करें, ताकि इस संकट काल में हम सब लोग सामूहिक रूप से इस चुनौतीपूर्ण वातावरण से बाहर निकल सकें। और अगर हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है तो ये आप तय जानिए कि आपका कोई भी ज्ञान की बात उसके लिए भाले के समान है, और वो चुभेगी ही, वो किसी भी प्रकार से हमारे साथ होने को तैयार नहीं होगा। तो हम अपने साथ वालों को भी उबारें, तभी हम इस प्रकार के षड्यंत्रों का पूरी मजबूती से मुकाबला कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर जी सिंह जी, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सर। साथियों, जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस विषय के पर चर्चा करने से कंक्लूजन के रूप में ये बातें निकल करके आई है। साथियों, शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व बनता है। प्राचीन काल में जो है नेतृत्व को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया था। तो एक तरह आज भी 85% शिक्षा से वंचित है, और प्राचीन काल में भी 85% शिक्षा से वंचित था, क्योंकि शिक्षा पर प्रतिबंध लगा करके ही आज कानूनी रूप से तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन क्या पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना, और कितना पढ़ाना, कितना नहीं पढ़ाना, उस तरह से सिलेबस में कटौती करके जो है, जो हमारे मतलब की चीज नहीं है आपको पढ़वा रहे हैं, जो हमारे मतलब चीज है उसको निकाल रहे हैं। तो एक तरह से ये वर्ण व्यवस्था की ओर स्थापना का एक कदम मुझे लगता है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और AIBCA TV का जो पेज है फेसबुक पर, उसको आप जो है जरूर फॉलो करें, लाइक करें। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ और भी कि हमारा ये जो कार्यक्रम है रेगुलर चलता है 2 बजे 3 बजे से, और ये चलता रहेगा, और आप लोग इसके साथ आते रहिए। भले ही एक संख्या में बड़े बूंद से घड़ा भरता है, एक एक व्यक्ति अगर जागरूक होगा तो निश्चित रूप से इस घोर अन्यायवादी व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों का समाज खड़ा होगा, और हम सबको उठना चाहिए इसके लिए। मैं आज कार्यक्रम यही पर समाप्त होता है, इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय भीम। साथियों, मैं कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर। जय भीम। नमो बुद्धाय।